आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका स्वरूप सदा एक जैसा नहीं रहता है, वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है और इसका इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति का इतिहास है। एक समय था जब केवल विलासिता की वस्तुएं और कुछ गिनी चुनी वस्तुओं का व्यापार विश्व में होता था, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब यूरोप में व्यावसायिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात पुनर्जागरण आया और राज्य ने व्यवसायी लोगों को संरक्षण देना प्रारंभ किया, तो वाणिज्यिक क्रांति का उद्भव हुआ। एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज इसके बाद आया जब 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। इस क्रम में एक तरफा निर्यात और एक तरफा आयात, अर्थात जो उसके उपनिवेश थे, जो अल्पविकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, वहाँ से कच्चे माल का आयात किया जाता था और यूरोपीय देशों में उन कच्चे माल पर आधारित विनिर्मित माल को उन्हीं उपनिवेशों में, उन्हीं क्षेत्रों में निर्यात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भी कमोबेश स्थिति यही बनी रही। हालांकि पूंजी के आधिक्य के कारण कुछ पूंजीवादी उपनिवेशवाद और अन्य कई तरह की चीज़ें सामने आई, लेकिन स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रही। 20वीं शताब्दी में एक बड़ा चेंज आया कि जो कच्चे माल के निर्यातक देश थे, अब वो कच्चे माल के केवल निर्यातक देश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों का विकास किया और वो भी बड़े लेवल पर अब उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने लगे। 21वीं सदी में फिर इसमें एक परिवर्तन आया जो देखने को मिला, वो सूचना और तकनीकी क्षेत्र में जो क्रांति थी वो देखने को मिला। इसमें भारत जैसे देशों के एक अधिकार स्थापित हुआ और इन्होंने पश्चिमी या विकसित देशों को भी पीछे छोड़ा है, जो उनके लिए एक चिंता का विषय भी है। तो कहने का मतलब है कि ये स्वरूप बदलता रहता है। इस टाइमलाइन को बताने का उद्देश्य यही था कि इसका जो पैटर्न है या जो इसका ट्रेंड है वो बदलता रहता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जब इंडिविजुअल इवेंट घटित होता है और उसकी बारंबारता होती है, बार बार घटित होता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक निश्चित काल में जब फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, एक निश्चित समूह में और निश्चित काल में फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, उसको पैटर्न बोला जाता है और पैटर्न को दीर्घ काल में ट्रेंड कहा जाता है। हालांकि ये भी उतना स्थायी नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से स्टेबल है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बनाने के लिए, इसको सहज बनाने के लिए कई वैश्विक संस्थाओं का भी जन्म हुआ। जैसे एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको गेट बोला जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हालांकि वो उतना सफल नहीं हो पाया, उसका डिस्प्यूट मैकेनिज्म इतना पावरफुल नहीं था, तो उसका नाम परिवर्तित करके या उसको परिवर्तित करके 1995 में जो संस्था आई जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज ये विश्व व्यापार का मतलब समझना एक आपको ज़रूरी है। व्यापार का मतलब होता है जब हम वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, और व्यापार को सहज और सुलभ बनाने के लिए जिन गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है वो सारी गतिविधियाँ, इंक्लूडिंग ट्रेड, वो सारी गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं वाणिज्य में। इनका अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो जो WTO है वो सबसे बड़ी संस्था, हालांकि उसके अलावा अंकटाड जैसी संस्थाएं भी हैं, लेकिन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रेगुलेशन करती है। ठीक है, ये इसके पास एक मजबूत डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी है। ठीक है, और जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी भी है, जो कि गेट में नहीं था और उसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण भी था। तो इस विषय में हम पढ़ेंगे। और WTO से संबंधित विवाद भी हैं। जो WTO में दो विवाद बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे। पहला विवाद है WTO में विकसित बनाम विकासशील देशों के मध्य, और दूसरा विवाद है WTO और कृषि के मध्य, यानी कृषि क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स हैं या WTO और कृषि क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में क्या संबंध है, या सब्सिडीज़ को लेके क्या संबंध है। इस विषय पर हम दो अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, विकसित बनाम विकासशील देश और WTO में कृषि क्षेत्र को लेकर जो समस्याएं हैं उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। एक और गंभीर आप समस्या ही कहें इसको तो ज़्यादा अच्छा है, गंभीर समस्या इस क्षेत्र में क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, कि जो विकसित देश हैं उनमें विश्व की मात्र 1/3 जनसंख्या निवास करती है, जबकि वो संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 2/3 से भी अधिक भाग पर नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, बहुत बड़ा असंतुलन है, एक बहुत बड़ी असमानता है। और यही कारण है कि उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 24,000 या 25,000 डॉलर के आसपास है। वहीं विकसित और अल्प विकसित देशों की अगर या विकासशील देशों की आप बात करें, विकासशील देशों में वही प्रति व्यक्ति आय लगभग 700 से 800 डॉलर के बीच में है। ये एक बड़ी खाई है, एक और बहुत बड़ी असमानता है। ये जो शब्द है असमानता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई इसको एलिमिनेट करना चाह रहा है, हालांकि एब्सोल्युटली इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम जो लाइन ऑफ इक्वलिटी है उसकी तरफ हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे संविधान की मूल भावना में भी है। और आर्थिक समानता हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम अपने नागरिकों को आर्थिक समानता प्रदान करवाएंगे। तो न केवल ये राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक भयंकर समस्या है, एक विशाल, एक गंभीर समस्या है। आगे देखिए, व्यापार संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। जब हम व्यापार संतुलन दो तरह का होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। जब हम निर्यात से अधिक आयात करते हैं तो उसको ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। और अगर हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात अधिक करते हैं, निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं, और इसको मापा कैसे जाएगा, ठीक है, इसको मापने के लिए है कि हम कितने मूल्य का आयात या कितने मूल्य का निर्यात करते हैं। मूल्य में अमाउंट ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको। अमाउंट ऑफ ट्रेड को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में मापा जाता है या कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में मापा जाता है। तो अगर आप आयात अधिक कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपका व्यापार संतुलन है वो ऋणात्मक है। और अगर आप निर्यात अधिक कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं तो ये धनात्मक व्यापार संतुलन कहा जाएगा। इसमें भी विकसित और विकासशील देशों में एक अंतर देखने को मिलता है। सामान्यतः जितने भी विकसित देश हैं वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में हैं, और जितने भी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में हैं। इसका बड़ा कारण क्या है कि जो विकासशील देश है वो सामान्यतः ऐसी चीज़ों का आयात करते हैं जो हल्की होती है लेकिन मूल्यवान होती है, तकनीकी का आयात करते हैं, और जैसे ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनका आयात करते हैं। उसकी तुलना में निर्यात जो है वो बहुत भारी और कम मूल्य वाली वस्तुओं का होता है, जैसे कोयले का या लौह अयस्क का, इस तरह का निर्यात करते हैं। तो मूल्य में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। इसलिए विकासशील देशों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है, नेगेटिव बना रहता है। भारत का भी नेगेटिव है और विकसित देशों का पॉजिटिव बना रहता है। रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो नवीन प्रवृत्तियाँ हैं, इसमें सबसे पहली बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका स्वरूप सदा एक जैसा नहीं रहता है, वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। और इसका इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति का इतिहास है। एक समय था जब केवल विलासिता की वस्तुएं और कुछ गिनी चुनी वस्तुओं का व्यापार विश्व में होता था, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब यूरोप में व्यावसायिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात पुनर्जागरण आया और राज्य ने व्यवसायी लोगों को संरक्षण देना प्रारंभ किया, तो वाणिज्यिक क्रांति का उद्भव हुआ। एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज इसके बाद आया जब 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। इस क्रम में एक तरफा निर्यात और एक तरफा आयात, अर्थात जो उसके उपनिवेश थे, जो अल्प विकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, वहाँ से कच्चे माल का आयात किया जाता था और यूरोपीय देशों में उन कच्चे माल पर आधारित विनिर्मित माल को उन्हीं उपनिवेशों में, उन्हीं क्षेत्रों में निर्यात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भी कमोबेश स्थिति यही बनी रही। हालांकि पूंजी के आधिक्य के कारण कुछ पूंजीवादी उपनिवेशवाद और अन्य कई तरह की चीज़ें सामने आई, लेकिन स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रही। 20वीं शताब्दी में एक बड़ा चेंज आया कि जो कच्चे माल के निर्यातक देश थे, अब वो कच्चे माल के केवल निर्यातक देश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों का विकास किया और वो भी बड़े लेवल पर अब उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने लगे। 21वीं सदी में फिर इसमें एक परिवर्तन आया जो देखने को मिला, वो सूचना और तकनीकी क्षेत्र में जो क्रांति थी वो देखने को मिला। इसमें भारत जैसे देशों के एक अधिकार स्थापित हुआ और इन्होंने पश्चिमी या विकसित देशों को भी पीछे छोड़ा है, जो उनके लिए एक चिंता का विषय भी है। तो कहने का मतलब है कि ये स्वरूप बदलता रहता है। इस टाइमलाइन को बताने का उद्देश्य यही था कि इसका जो पैटर्न है या जो इसका ट्रेंड है वो बदलता रहता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जब इंडिविजुअल इवेंट घटित होता है और उसकी बारंबारता होती है, बार बार घटित होता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
और एक निश्चित काल में जब फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, एक निश्चित समूह में और निश्चित काल में फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, उसको पैटर्न बोला जाता है। और पैटर्न को दीर्घ काल में ट्रेंड कहा जाता है। हालांकि ये भी उतना स्थायी नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से स्टेबल है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बनाने के लिए, इसको सहज बनाने के लिए कई वैश्विक संस्थाओं का भी जन्म हुआ। जैसे एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको गेट बोला जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हालांकि वो उतना सफल नहीं हो पाया, उसका डिस्प्यूट मैकेनिज्म इतना पावरफुल नहीं था, तो उसका नाम परिवर्तित करके या उसको परिवर्तित करके 1995 में जो संस्था आई जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज ये विश्व व्यापार का मतलब समझना एक आपको ज़रूरी है। व्यापार का मतलब होता है जब वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, और व्यापार को सहज और सुलभ बनाने के लिए जिन गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है वो सारी गतिविधियाँ इंक्लूडिंग ट्रेड, वो सारी गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं वाणिज्य में। इनका अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो जो WTO है वो सबसे बड़ी संस्था, हालांकि उसके अलावा अंक्टाड जैसी संस्थाएं भी हैं, लेकिन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रेगुलेशन करती है। ठीक है, ये इसके पास एक मजबूत डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी है। ठीक है, और जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी भी है, जो कि गेट में नहीं था और उसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण भी था। तो इस विषय में हम पढ़ेंगे। और WTO से संबंधित विवाद भी हैं। जो WTO में दो विवाद बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। पहला विवाद है WTO में विकसित बनाम विकासशील देशों के मध्य, और दूसरा विवाद है WTO और कृषि के मध्य, यानी कृषि क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या WTO और कृषि क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में क्या संबंध है, या सब्सिडीज़ को लेके क्या संबंध है। इस विषय पर हम दो अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, विकसित बनाम विकासशील देश और WTO में कृषि क्षेत्र को लेकर जो समस्याएं हैं उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। एक और गंभीर आप समस्या ही कहें इसको तो ज़्यादा अच्छा है, गंभीर समस्या इस क्षेत्र में क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, कि जो विकसित देश हैं उनमें विश्व की मात्र 1/3 जनसंख्या निवास करती है, जबकि वो संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 2/3 से भी अधिक भाग पर नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, बहुत बड़ा असंतुलन है, एक बहुत बड़ी असमानता है। और यही कारण है कि उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 24,000 या 25,000 डॉलर के आसपास है। वहीं विकसित और अल्प विकसित देशों की अगर या विकासशील देशों की आप बात करें, विकासशील देशों में वही प्रति व्यक्ति आय लगभग 700 से 800 डॉलर के बीच में है। ये एक बड़ी खाई है, एक और बहुत बड़ी असमानता है। ये जो शब्द है असमानता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई इसको एलिमिनेट करना चाह रहा है, हालांकि एब्सोल्युटली इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम जो लाइन ऑफ इक्वलिटी है उसकी तरफ हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे संविधान की मूल भावना में भी है, और आर्थिक समानता हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम अपने नागरिकों को आर्थिक समानता प्रदान करवाएंगे। तो न केवल ये राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक भयंकर समस्या है, एक विशाल एक गंभीर समस्या है। आगे देखिए व्यापार संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। जब हम व्यापार संतुलन दो तरह का होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। जब हम निर्यात से अधिक आयात करते हैं तो उसको ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है, और अगर हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात अधिक करते हैं, निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं, और इसको मापा कैसे जाएगा, ठीक है, इसको मापने के लिए है कि हम कितने मूल्य का आयात या कितने मूल्य का निर्यात करते हैं। मूल्य में अमाउंट ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको। अमाउंट ऑफ ट्रेड को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में मापा जाता है, या कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मापा जाता है। तो अगर आप आयात अधिक कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपका व्यापार संतुलन है वो ऋणात्मक है। और अगर आप निर्यात अधिक कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं तो ये धनात्मक व्यापार संतुलन कहा जाएगा। इसमें भी विकसित और विकासशील देशों में एक अंतर देखने को मिलता है। सामान्यतः जितने भी विकसित देश हैं वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में हैं, और जितने भी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में हैं।
इसका बड़ा कारण क्या है कि जो विकासशील देश है वो सामान्यतः ऐसी चीज़ों का आयात करते हैं जो हल्की होती है लेकिन मूल्यवान होती है, तकनीकी का आयात करते हैं, और जैसे ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनका आयात करते हैं। उसकी तुलना में निर्यात जो है वो बहुत भारी और कम मूल्य वाली वस्तुओं का होता है, जैसे कोयले का या लौह अयस्क का, इस तरह का निर्यात करते हैं। तो मूल्य में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। इसलिए विकासशील देशों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है, नेगेटिव बना रहता है। भारत का भी नेगेटिव है और विकसित देशों का पॉजिटिव।